दो काली तीन गोरी बहू की पहली गर्मी। देखो पंडित जी, लड़कियां कैसी भी हों लेकिन अमीर होनी चाहिए। अरे अमीर होंगी तभी तो हमारे घर को आकर भरेंगी। ऐसी दो लड़कियां तो हैं जो बहुत अमीर घराने से हैं। अगर आप चाहो तो मैं उनसे आपके दोनों बेटों के रिश्ते की बात करवा देता हूँ। पंडित जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे दोनों बेटों के रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। अरे काला गोरा क्या रखा है, लड़कियों के घर वाले पैसे वाले होने चाहिए। तभी वहाँ पर मनोहर आ जाता है और आकर अपनी पत्नी सुजाता से कहता है, अरे सुजाता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बिना ये जाने कि लड़कियां संस्कारी हैं या नहीं, तुम बस पैसा देखकर अपने बेटों की शादी कर दोगी? अजी आप तो चुप ही रहो। आपको तो बस बातें बनाना आता है। इस घर को कैसे चलाना है, किस तरह अपने बेटों की जिंदगी बनानी है, ये आप नहीं जानते बल्कि मैं जानती हूँ। पंडित जी, लड़कियां संस्कारी और सुंदर होनी चाहिए, जो घर गृहस्थी को संभाल सके। ऐसी नहीं जो सिर्फ पैसे वाली हो। अपने पांचों बेटों की शादी के चलते मनोहर और सुजाता में आपस में ही बहस होने लगती है। तभी पंडित कहता है, अरे बहन जी, रुक जाइए। जजमान, आप भी जरा थम जाइए। मेरे पास आपकी परेशानी का एक समाधान है। अगर आप कहो तो मैं आपको समाधान दूं। पंडित जी, आप क्या मुझे और इसको कोई समाधान दोगे? आप तो खुद ही ऐसे रिश्ते लेकर आए हो। देखिए, मेरे पास कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जिसमें लड़कियां सुंदर भी हैं और संस्कारी भी हैं। पंडित तीनों फोटो निकालकर मनोहर को दिखाता है। लड़कियां बहुत समझदार हैं और संस्कारी भी हैं। अगर आप चाहो तो अपने बाकी के तीन बेटों की इन तीनों से शादी करवा सकते हो। एक तरफ आपकी पत्नी की भी हो जाएगी और एक तरफ आपकी भी। मनोहर इस बात को मान लेता है, जिसके बाद दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने पांचों बेटों की एक साथ शादी करवा देते हैं। शादी के बाद सुजाता के घर उसकी 5 बहू आती हैं, जिनमें से 2 काली और 3 गोरी होती हैं। लेकिन सुजाता अपनी अमीर और काली बहुओं का स्वागत अच्छे से करती है। अरे बहू, आओ अंदर आओ, देखो जरा, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही मेरी दोनों बहुएं। लेकिन मुझे तो कोयले का टुकड़ा लग रही है। आपने कुछ कहा क्या? अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ क्या? मेरी इतनी हिम्मत! सुजाता मनोहर की बात सुनकर अपनी दोनों काली बहुओं की आरती उतारती है, लेकिन तभी उसकी दोनों काली बहुएं कहती हैं, ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है। हे भगवान, कोई एसी चला दो यार। हमें नहीं पता था कि हमारे पिता हमारी इतने गरीब लोगों में हमारी शादी कर देंगे, जिनके घर पर एक एसी तक नहीं है। अभी फोन करती हूँ और पिताजी से कहती हूँ कि हम दोनों बहनों के लिए यहाँ पर एसी भिजवा दें। अरे अरे बहू, क्या हुआ? तुम तीनों परेशान क्यों हो रही हो? अब मैंने तुम दोनों के कमरों में एसी लगवा दिया है। फिर हमें यहाँ खड़ा क्यों करके रखा है? हमें हमारे कमरों में लेकर चलो, यहाँ तो गर्मी के चलते हमारी हालत ही बुरी हो गई है। सुजाता अपनी दोनों काली बहुओं को उनके कमरे में ले जाती है, जिसके बाद उसकी तीनों गोरी बहुएं वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। अरे संजना, तुम्हारी तीनों बहुएं यहाँ खड़ी हैं। अब तुम्हारी माँ को इतनी अकल तो है नहीं कि अपनी सारी बहुओं का स्वागत अच्छे से करे। एक काम करो, तुम ही अपनी इन तीनों भाभियों का स्वागत करो। संजना उनका स्वागत करने के लिए बहुत खुश होती है। आप तीनों कितनी प्यारी हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। संजना अपनी तीनों भाभियों की आरती उतरवा कर उन्हें अंदर बुला लेती है। गर्मी बहुत है, मैं आप तीनों के लिए ठंडा मंगवा देती हूँ। संजना वेटरों से कोल्ड ड्रिंक मंगवा देती है, जिसे पीकर वह तीनों संजना से कहती हैं, संजना तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेरा तो गला बहुत सूख गया था। वैसे भी बहुत प्यारी हो तुमने हमारा इतने अच्छे से स्वागत जो किया। तुमने पहली बार हमें पानी पिलाया है, इसका शगुन तो तुम्हें देना बनता है। वह तीनों बहनें अपने पास से 50 रुपए निकालती और संजना को दे देती हैं। संजना, तुम्हारी भाभी बहुत गरीब है, इसलिए इसे मान समझ कर ही रख लो। भाभी जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। संजना ऐसा कहकर अपनी तीनों भाभियों को खाना खिलाने लगती है। तभी सुजाता अपनी दोनों काली बहू को कमरे में छोड़कर आने के बाद उन्हें खाना खाते हुए देख उनसे कहती है, हाँ हाँ, तोड़ो तोड़ो, मुफ्त की तोड़ने ही तो आई हो तुम इस घर में। दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं लाई हो और यहाँ बैठकर 56 भोग का आनंद उठा रही हो। ऐसा कहकर सुजाता अपनी दोनों काली बहुओं के लिए खाना थालियों में डालती है और उन्हें देने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। अरे बहुओं, तुम्हारी सास का थोड़ा सा व्यवहार ही ऐसा है, तुम उसे गलत मत समझना। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। समायरा, आराध्या और अंजलि तीनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो तीनों सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेती हैं और अपनी पहली रसोई के चलते वो घर के सभी सदस्यों के लिए खाने में मीठा बनाती हैं।
क्या बात है, इतनी स्वादिष्ट खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। अरे भाई, तुम तीनों ने तो खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। वैसे ये कॉफी भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। तुम तीनों का शुक्रिया। वैसे हमारा लंच बनाया है या फिर हमें बाहर से खाना होगा? हमारे होते हुए आपको बाहर से क्यों खाना होगा? ये लीजिए, हमने आपके लिए लंच भी पैक कर दिया है। आराम से समय निकाल कर खाना खा लीजिएगा। तीनों खुशी खुशी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ये सब देखकर मनोहर बहुत खुश होता है। जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही हो तुम तीनों। अब इस घर को संभालने के लिए कम से कम तुम तीनों हो तो सही, वरना तुम्हारी सास तो तुम्हारी दोनों काली जेठानियों की तरह ही घमंडी बहू लेकर आ जाती, फिर तो इस घर का बेड़ा गर्क हो जाता। तभी सुजाता की दोनों काली बहू शॉर्ट्स कपड़े पहनकर खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। तुम तीनों ने ये क्या पहना हुआ है? क्या तुम्हें मेरी उम्र का लिहाज भी नहीं आ रहा? ओहो डैडी जी, आप हमें ऐसे क्यों डांट रहे हो? हमारा जो दिल करेगा हम वही तो पहनेंगे। और फिर इन कपड़ों में बुराई ही क्या है? ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। तभी वहाँ पर सुजाता आती है, जिसे देखकर सुजाता की तीनों गरीब बहुएं मन ही मन हंसने लगती हैं। हे भगवान, ये हमारी सास को क्या हो गया है? कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज इन्होंने ये कैसे कपड़े पहने हैं? और ये जरा देखो तो कितना सारा मेकअप किया है और कपड़े पहनने का स्टाइल भी बहुत अलग है। कहीं इनको सुबह सुबह कोई मिर्गी तो नहीं आ गई? तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे चिड़ियाघर की कोई रंगीन बत्तख हमारे घर पर आ गई हो। मनोहर की बात सुनकर उसकी तीनों गोरी बहुएं हंसने लगती हैं। लगता है तुम्हारे दांत कुछ ज्यादा ही बाहर निकल रहे हैं। इन्हें संभाल कर रखो, कहीं मैं इन्हें प्लास से पकड़कर निकाल ना दूं। सुजाता के ऐसा कहते ही उसकी तीनों गरीब बहुएं शांत हो जाती हैं, जिसके बाद सुजाता अपनी अमीर बहुओं से कहती है, अरे बेब्स, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो हमें पार्टी में जाना है ना। आज तुम अपनी सभी अमीर सहेलियों से मुझे मिलवाने वाली हो। हाँ चलो, वैसे भी इन लोगों ने कुछ खाने के लिए अच्छा तो बनाया ही नहीं है। बाहर किसी महंगे से रेस्टोरेंट में कुछ खा पी लेंगे। सुजाता अपनी अमीर बहुओं के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और रात के 10 बज जाते हैं, जिसके चलते मनोहर सुजाता के आने का इंतजार कर रहा होता है। क्या हुआ पिताजी, अभी तक आप सोए नहीं हो? तुम्हारी सास और तुम्हारी दोनों जेठानी अभी तक घर नहीं लौटी हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है और उनकी फिक्र भी हो रही है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। मैं और मेरी दोनों बहनें मिलकर उन्हें घर ले आएंगे। आप जाइए और दवाई खाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। वह तीनों गोरी बहुएं मनोहर को कमरे में भेजने के बाद अपने कमरों में जाकर पुलिस की वर्दी पहन लेती हैं और तैयार होकर घर से निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुजाता अपनी दोनों काली बिगड़ैल बहू के साथ पुलिस स्टेशन के एक लॉकर में बंद होती है। आखिर किस प्रकार सुजाता अपनी दोनों काली बहुओं के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और सुजाता की गरीब बहुएं पुलिस की वर्दी पहनकर कहां जा रही थी, ये देखने के लिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिए। ईद गरीब बहू के मायके के 2 जने आकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, जहां बहुत सारा खाना सजा हुआ है। नए कपड़ों में सास और दोनों बहुएं भी हैं। बहू, अल्लाह की बरकत हो गई हम पर कि तुझ जैसी बहू हमने पाई। मैंने तुझे कितना गलत कहा, फिर भी तूने इतनी मदद करी। अगर आज तू नहीं होती और तेरे मायके वाले, तो हम ये ईद ना मना पाते। मैं कैसी मजबूर सास हूँ कि खुद से तुम दोनों की पहली ईद नहीं मनवा पाई। रुकैया, हमें मुआफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, जिसका कोई मुआफी भी ना नसीब हो। शायद हम अल्लाह से कैसे नजर मिला पाएंगे। बाजी, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब एक नए आज की शुरुआत करते हैं। हम अपने ससुराल में पहली ईद को खुशी के रंगों से सजाते हैं। आखिर सास सलीमा और जेठानी रुखसार ने रुकैया के साथ ऐसा कौन सा सुलूक किया था जिस वजह से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी? आखिर क्यों वो अपने ससुराल में पहली ईद मनाने के लिए मोहताज थे? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सलीमा अपने दोनों बेटे रशीद और फरहान की शादी रुखसार और रुकैया से करवा देती है। बड़ी बहू रुखसार अमीर घर से थी, तो वो दहेज में एसी, डबल बेड, डबल डोर फ्रिज लेकर आती है। तो वहीं गरीब बहू रुकैया सिंगल बेड, कूलर और 2 चांदी के सिक्के के साथ एक बक्सा लाई थी। सलीमा दोनों बहू के सर से पैसा घुमाकर उड़ा देती है और उन्हें शगुन देकर चौखट पार कराती है और साथ ही कहती है,
अल्लाह की रहमत से आखिरकार मेरे दोनों बेटों की शादी अच्छे से हो गई। अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत करना। माशाअल्लाह, वल्लाह वल्लाह, मेरी गोरी बहू बड़ी सुंदर है। शुक्रिया अम्मी जान। एक तू है और दूसरी ये है काली कलूटी और गरीब घर से आई। अरे जरा इसके घर का दहेज तो देख, क्या लाई है। चटाई, बक्सा, कूलर, सिंगल बेड। अरे बच्चों को क्या अपने सिर पर सुलाएगी जब वो हो जाएंगे। अरे जरा बड़ी बहू को देख, अपने घर से डबल डोर का फ्रिज लाई है, एसी लाई है, डबल बेड लाई है। और मेरी अमीर बहू कितनी अच्छी है, गोरी है। पता नहीं मौलाना जी ने कैसी लड़की से मेरे बेटे का निकाह करवा दिया। अम्मी जान, ये सब मुझे खबर नहीं है। मेरे अम्मी अब्बू को आपके घर पर निकाह का रिश्ता आया तो उन्होंने कबूल कर लिया। मैंने तो यही सोचा कि मैं आपको पसंद आ गई होंगी, पर यहाँ तो आपके मिजाज ही अलग लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ रुकैया। वाह मेरे लाल, ऐसे ही जोरू का गुलाम बनना और अपनी अम्मी के सामने अपनी बेगम की साइड लेना, बहुत बढ़िया। अब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब तू आ गई है तो ठीक है, जाओ आराम करो अपने कमरे में। सलीमा नाक सिकोड़ कर अपने बहू बेटों को कमरे में जाने के लिए कह देती है। अगले दिन सभी अपने कमरे में सुबह की 5 बजे पहली नमाज पढ़ते हैं, जहां अजान की आवाज़ आती है। वहीं काली बहू हाथ फैलाकर कहती है, या हसरतन अल इबातिही मीर रासुलिन इला कानु यस्तहजिउन। या अल्लाह, मेरे निकाह की नई जिंदगी पर खुशियों की बारिश अदा कर। सभी नमाज पढ़ने के बाद अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं रुकैया बहू घर की सारी सफाई करने के बाद लजीज नाश्ता तैयार कर देती है, जबकि रुखसार अमीर बहू कुछ नहीं बनाती तो रुकैया कहती है, अरे बाजी, आप पहली रसोई के मीठे में कुछ नहीं बनाएंगी क्या? तुमसे किसी ने बोला कि पहली रसोई में बनाना ही पड़ेगा? नहीं ना। और मैं यहाँ नौकरानी बनने नहीं आई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब बनाने के लिए। तुम हो, तुम ही कर दो। क्यों अम्मी जान, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं रुखसार बहू, तू क्यों कोई काम करेगी? तू तो मेरी लाडो है। ये मनोज कलूटन रुकैया ही घर का काम करेगी अब से हमेशा। जी माँ जी, मैं कर लूँगी। सलीमा के कहने पर रुकैया घर का सारा काम संभालती है और रुखसार ठाट बाट से एसी के आगे आराम फरमाती है। वहीं रुकैया धूप में कपड़े धोती, गर्मी में खाना बनाती और उसके बाद उसे आराम से बैठने के लिए 2 लम्हे नसीब नहीं होते हैं। रुकैया बहू पोंछा लगा रही थी कि जानबूझकर सलीमा कहती है, अरे ऐसे घर की सफाई होती है क्या? इतनी गंदगी है और ये फर्श गीला हो रहा है, इतना गीला पोछा मारेगी? ये बोलकर सलीमा पोंछे की बाल्टी में पैर मारकर सारा पानी गिरा देती है, जिससे रुकैया को और सफाई करनी पड़ती है। चल अच्छे से सफाई कर सब कुछ। दोबारा से अब ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुद तो काली कलूटी है, मेरे घर को भी काला बना कर रखेगी क्या? अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अच्छे से दोबारा साफ कर दूंगी। अपनी सास की कड़वी बात सुनकर रुकैया दोबारा से सब कुछ साफ करती है। रुकैया के साथ इसी तरह की नाइंसाफ़ी उसकी जेठानी और सास करते रहते हैं। वहीं एक शाम दोनों भाई साथ में आ रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उन्हें घर छोड़ देते हैं। दोनों बेगमें अपनी शौहर की हालत देखकर कहती हैं, या अल्लाह, फरहान ये क्या हो गया? अम्मी देखिए राशिद को क्या हो गया है, कैसे हुआ ये सब? जाने दीजिए अम्मी, हम आ रहे थे कि अचानक से सामने आते गाड़ी ने हमें टक्कर मार दी। ईद की मुबारक घड़ी आने को है और हम घर में बंद गए। मुझे तो अभी से ही टेंशन हो रही है, अगले हफ्ते ईद है, काम कैसे बनेगा? अरे हाँ, अगले हफ्ते तो ईद है। या अल्लाह, मेरे बच्चों और मेरे घर पर रहमत अदा कर। इसी तरह एक हफ्ता भी गुजर जाता है। ईद आने को होती है और सलीमा अमीर बहू से कहती है, गोरी बहू, तेरे मायके वाले तो बहुत अमीर हैं, तू उनसे कुछ पैसों की मदद मांग ले, फिर हम बाद में उन्हें लौटा देंगे। कम से कम तेरे ससुराल में पहली ईद तो खराब नहीं होगी। मैं क्यों दूं अम्मी जान? मेरे मायके वालों के यहाँ क्या पैसे का पेड़ उग रहा है? उस काली देवरानी के घर से पैसे मंगवा लीजिए ईद बनवाने के लिए। अरे बहू, वो तो खुद ठन ठन गोपाल है, क्या उन गरीबों से पैसे मांगे? ठीक है, मैं अपने मायके वालों से पैसे मांग लेती हूँ। फिर रुखसार अपने अम्मी अब्बू को कॉल करके पैसे मांगती है तो वो बोलते हैं, अरे हमारे पास क्या पैसे बन रहे हैं जो तुझे दे? अपने ससुराल वाले से मांग, हम पैसे देकर तेरी पहली ईद बनवाएंगे। क्या ससुराल में? तेरी शादी हो गई है, अब तेरा हमसे कोई नाता नहीं।
ये सुनकर रुखसार की आंखों में आंसू छलक जाते हैं और सलीमा की बेइज्जती हो जाती है। अब आने वाले ईद मनाने के लिए कोई पैसा नहीं था। ये हालात रुकैया महसूस कर लेती है और वो अपने घर जाकर अम्मी अब्बू से पैसे लाती है। अम्मी, अब्बू, आपने मुझे अपने सोने की अंगूठी बेचकर जो पैसे दिए हैं उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। अम्मी, जैसे ही फरहान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मैं आपको सूद समेत पैसे वापस कर दूंगी। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर आई क्योंकि सासू माँ और बाजी को ईद मनानी थी और मेरी तरह उनकी भी तो ससुराल में पहली ईद थी। बस कल आप दोनों आ जाना। बेफिक्र रहे बेटी, कल हम दोनों जरूर आएंगे। आखिर रुखसार भी तो हमारी बेटी ही है। तभी रुकैया वो पैसे लेकर अपने घर वालों के लिए नए नए कपड़े, मिठाई और ईद का ज़रूरी सामान ले आती है। जहाँ एक तरफ सब मायूस बैठे थे, अब ईद मनाने की खुशी में वहीं सुबह उठकर जल्दी से रुकैया ईद की सारी तैयारी कर देती है और ईद के लिए मीठे पकवान बना लेती है। ये सब देखकर घर के सभी सदस्य खुश हो जाते हैं। ये क्या, इतना सब कैसे हो गया? पैसे कहाँ से आए और किसने किया? इसका मतलब हम अपनी ईद मना पाएंगे, पर ये किया किसने? मैंने किया है अम्मी जान। फरहान जी, पर बहू ये सब तेरे पास पैसे कैसे आए? आप सबकी ईद मनाने की खातिर मैं अम्मी अब्बू से पैसे लेकर आ गई। ये लीजिए अम्मी जान, ये आपके कपड़े, और फरहान जी ये आपके हैं, और बाजी ये आपके लिए, और भाईजान ये आपके लिए। या अल्लाह, एक तरफ मैं हूँ अमीर होकर मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे ठुकरा दिया, पैसे देने से भी मना कर दिया, और इतने पर भी रुकैया तुम पैसे लेकर आ गई ताकि हम सब ईद मना पाए। समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। अरे माँ जी, अब ये सब बातें छोड़ दीजिए, आज ईद है, ईद मनाते हैं, आप तो तैयार हो जाइए। ये सुनकर वो सब नए नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। रुकैया मीठी सेवइयाँ बना लेती है। इतने में रुकैया के मायके वाले भी आ जाते हैं, जिनका सलीमा अच्छे से आदर सत्कार करती है। सब एक दूसरे के गले लगकर ईद मुबारक करते हैं और खाना खाते हैं। वहाँ रुखसार और सलीमा की आंखें नम हो जाती हैं। बहू, अल्लाह की बरकत हो गई हम पर कि तो जैसी बहू हमने पाई। मैंने तुझे कितना गलत कहा, फिर भी तूने हमारी इतनी मदद करी। अगर आज तू ना होती और तेरे मायके वाले, तो हम ये ईद ना मना पाते। माँ जी, बाजी, आप सब कुछ भूल जाइए, आज ईद के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते। इस तरह सलीमा रुखसार को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी ईद मनाते हैं। रवीना अपनी बेटी रुचिका को शादी के मंडप में ले जाते हुए उसका घूंघट ठीक करती है और उससे कहती है, अरे अरे, तुमने फिर से घूंघट खराब कर दिया। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम्हारा चेहरा जरा भी दिखना नहीं चाहिए। माँ, आपके कहने पर मैंने इतना लंबा घूंघट तो कर लिया है, लेकिन जब मेरे ससुराल वालों को मेरी सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? तू ज्यादा बकवास मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, और शादी के बाद ये सच्चाई तो सामने आनी ही है। लेकिन तेरी शादी होना बहुत जरूरी है, उससे पहले कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। रवीना अपनी बेटी को मंडप में बिठा देती है, जिसके बाद पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। देखते ही देखते रुचिका के फेरे चिराग के साथ हो जाते हैं और चिराग उसे अपने साथ शादी करके अपने घर ले आता है। अरे बहू, आओ, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अमृता के कहने पर रुचिका घर के अंदर प्रवेश ले लेती है। उसके सर पर इतना लंबा घूंघट देखकर चारों जेठानियां कहती है, अरे देवरानी जी, इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है आपने? अरे इतने लंबे घूंघट में तुम्हारा दम नहीं घुट रहा? हाँ हाँ, एक काम करो, अपना घूंघट ऊपर कर लो। वैसे भी माँ जी ने तारीफों के बुल बांधे हुए थे तुम्हारी खूबसूरती के। तभी अमृता कहती है, हाँ हाँ, वो तो है ही, एकदम सुंदर और चांद के टुकड़े जैसी बहू जो लेकर आई हूँ मैं। सबके इतना कहने के बाद भी रुचिका किसी को कुछ नहीं कह पाती। अरे देवरानी जी, कर भी लो अपना घूंघट ऊपर, और तुम बोल क्यों नहीं रही हो? इतना भी शर्माना ठीक नहीं है। वो दरअसल बात ये है कि हाँ, मैं समझ गई हूँ। बात ये है कि बेचारी बहू थक गई है और उसे अभी आराम की जरूरत है। चलो बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच अमृता रुचिका को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ रुचिका लंबा घूंघट करे अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपको एक सच बताना है। हाँ बहू, बताओ, कैसा सच बताना है?
रुचिका अपनी सास अमृता से कुछ नहीं कहती, बस अपना घूंघट ऊपर कर लेती है। घूंघट ऊपर करते ही अमृता अचंभित रह जाती है। ये सब क्या है? इतना बड़ा धोखा, और वो भी मुझे। तुम्हारी माँ को फोन मिलाओ, मैं तुम्हारी माँ से अभी के अभी बात करती हूँ। रुचिका अपनी सास को गुस्से में देखकर परेशान हो जाती है और तुरंत ही अपनी माँ को फोन लगाकर अमृता को दे देती है। आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने बड़े फ्रॉड हो। तुम्हारी बड़ी बेटी कहाँ है, जिसको तुमने मुझे दिखाया था? दूसरी तरफ रुचिका की माँ रवीना कहती है, जानती हूँ कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन इसमें बेचारी रुचिका की कोई गलती नहीं है। दरअसल बात ये है कि मेरी बड़ी बेटी आनंदा किसी और लड़के के साथ भाग गई है, इसलिए मैंने आपकी और अपनी इज्जत को बचाने के लिए रुचिका को आगे कर दिया। उसने आपकी और हमारी इज्जत का ख्याल रखते हुए इस कदम को उठाया है। ये सब सुनने के बाद अमृता कुछ नहीं कह पाती। तभी वहाँ उसकी चारों बड़ी बहू भी आ जाती है। अरे बाप रे बाप, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? हमने तो कोई और ही लड़की देखी थी, ये लड़की कौन है? जरा देखो तो सही, ये कितनी काली कलूटी है। इसका रंग तो बिल्कुल पक्का है। अरे हमारे देवर के लिए ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे तो अभी के अभी घर के बाहर निकाल देना चाहिए। तुम जैसे धोखेबाजों के इस घर में कोई जगह नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकलो। रुचिका की चारों जेठानियां उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे घर से निकालने ही वाली होती है, लेकिन तभी अमृता उन चारों को रोक लेती है। रुक जाओ, बस करो। इसने जो भी किया है इस घर की इज्जत बचाने के लिए किया है। अगर ये ऐसा ना करती तो हमारी बहुत बदनामी होती। अमृता अपनी चारों बहुओं को सारा सच बताती है, लेकिन उसके बाद भी रुचिका उनके दिलों में कोई जगह नहीं बना पाती। मुझे तो लगता है कि इसने ये कोई साजिश रची है। इसी को पता होगा इसकी बहन कहाँ भागी है। बता काली बहन, कहाँ है तेरी बहन, जिसकी खूबसूरती की जलन में तूने उसे रास्ते से हटा दिया? ये सुनते ही रुचिका रोने लगती है। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? आनंदा मेरी बड़ी बहन है, मैं उसके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे नहीं पता कि तुम सच कह रही हो या फिर झूठ, लेकिन माँ जी आप ही बताओ। आपने तो रिश्तेदारों के सामने इतनी तारीफ की थी बहू की, लेकिन ये लड़की तो उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ अंजलि दीदी ने बिल्कुल सही कहा। अब आप ये बताओ, इतनी काली लड़की की मुंह दिखाई आप कैसे करोगी? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। लगता है जैसे मैंने ही बहुत बड़ी गलती की है इनके घर से रिश्ता जोड़कर। लेकिन अब और कुछ नहीं हो सकता। एक काम करो, जैसे तुम लंबा घूंघट करके अपने मायके से ससुराल आई हो, वैसे ही अब लंबा घूंघट करके सभी मेहमानों के सामने बैठी रहना। कुछ ही देर में अमृता की चारों बहुएं अपनी देवरानी रुचिका को मुंह दिखाई की रस्म के लिए ले जाती है, जिसके बाद एक तरफ घर के सभी मेहमान बैठे होते हैं तो दूसरी तरफ रुचिका लंबा सा घूंघट करके बैठी होती है। अरे अरे अमृता, तूने बहू का इतना लंबा घूंघट क्यों करवा रखा है? दरअसल हमारी बहू के चेहरे पर थोड़े से दाग धब्बे निकल आए हैं, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा शर्मा रही है। आप लोग एक काम करो, हल्का हल्का सा मुंह देखकर शगुन दे दीजिए। एक के बाद एक सभी रिश्तेदार रुचिका का हल्का हल्का सा चेहरा देख पाते हैं, जिसके चलते उन्हें उसके काले रंग का जरा भी अनुमान नहीं लग पाता। चलो भगवान का शुक्र है कि सभी मेहमान बहू की मुंह दिखाई करके चले गए, लेकिन अगर किसी ने भी देख लिया होता तो गांव में सभी लोग मेरी काली बहू का बहुत गंदा मजाक उड़ाते। अमृता ऐसा कहती ही है कि तभी उसकी चारों बहू अपनी देवरानी को मुंह दिखाई पर मेकअप का सामान देते हुए कहते हैं, ये लो देवरानी जी, तुम्हारे लिए मुंह दिखाई पर मेकअप का सामान, इसे लगाकर तुम गोरी हो जाना। वैसे भी तुम्हें मेकअप की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, आखिर तुम इतनी काली कलूटी जो हो। एक के बाद उसकी चारों जेठानी उसके काले रंग का मजाक उड़ाती है, लेकिन तभी राजवीर वहां पर आता है और ये सब देखकर वो कहता है, जिस लड़की ने हमारे खानदान की इज्जत बचाई है और हमें बदनाम होने से बचाया है, उस लड़की के लिए आप लोग इतना कुछ बोल रहे हो, आप सभी को शर्म आनी चाहिए। राजवीर भले ही बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी सोच बहुत अच्छी थी, जिसके चलते उसकी माँ और उसकी चारों भाभियों को अकल आती है और वो सभी रुचिका से माफी मांगते हुए कहते हैं, माफ कर दो रुचिका, हमने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि इस दौरान तुम्हारे ऊपर क्या बीती होगी। हाँ रुचिका, हमें अपनी गलती का एहसास है, हो सके तो हमें माफ कर देना। आप सभी को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो कब का आप सभी को माफ कर दिया है, और फिर अब आप सभी मेरे लिए मेरा परिवार हो, ये सब तो चलता ही रहता है।
रुचिका का इतना अच्छा बर्ताव देखकर अमृता भी उससे माफी मांगती है और उसे गले से लगा लेती है। बहू, तेरे काले रंग को देखकर मैंने भी बहुत उल्टा सीधा बोल दिया तुझे, लेकिन आज के बाद जैसी मेरी बाकी की चारों बहू है वैसी ही तू भी है। इसी प्रकार रुचिका को उसके ससुराल में सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।